वेलकम माय फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। ओके, हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक कवर अप कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, सेल को किसने डिस्कवर किया, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किसने डिस्कवरी किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए थे, याद होगा सभी को। वो एक्सपेरिमेंट्स किसके बारे में थे? वो अनियन पील के बारे में थे, और उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। ओके, कुछ सेल्स हम लोगों ने देखे थे कि सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, और ये जाना था कि फंक्शन के आधार पे उनके स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अब हम लोगों को आगे पढ़ना है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। ओके, नाउ लेट्स स्टडी। We saw above that the cell had special components called organelles. How is a cell organized? हम लोगों ने ऊपर जो टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिक्स में ये समझा था कि एक सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि एक सेल के अंदर वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं और रखे गए हैं। साथ में पढ़ेंगे कि उनके फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, और कब कब वो अपना काम करते हैं। ओके, इफ वी स्टडी a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. Those three features are plasma membrane, nucleus and cytoplasm. किसी भी सेल के अंदर तीन चीज़ें कॉमन होती है। एक तो ये ऊपर का जो कवरिंग होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा ये जो बीच का स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, और तीसरा पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज़ दिस पार्ट। ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, जनरली ये तीनों पार्ट्स हर एक सेल में कॉमन होते हैं। ओके, all activities inside the cell and interactions of the cell with the environment are possible due to these features. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो इन्हीं तीनों के बीच, या तो न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म में, इन्हीं लोगों के बीच, दैट इज़ ये सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्हीं के बीच में पॉसिबल होती है। और साथ में इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट, क्योंकि ये एक सेल है तो इसके आसपास के जो एरियाज़ होंगे वो इसके इन्वायरमेंट होंगे, तो उनसे इंटरैक्शन कौन करेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? ये सेल का वो पार्ट है जिसे हम लोग आउटर मोस्ट कवरिंग कह सकते हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एक सेल है, ओके। और इस सेल का ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, यह है ना सेल मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक्चुअली सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर होती है। कैसे होती है? लेट्स सी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits, this plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर जाने देती है और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल से बाहर आने देती है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग। कवरिंग ये हमारे सेल के ऊपर की कवरिंग है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? हमारे सेल के ऊपर की कवरिंग है, ओके। जब ये सेल के अंदर के सारे पार्ट्स को कवर करके रखती है, तो सेल के कुछ पार्ट्स अंदर से बाहर को और बाहर से अंदर को आने जाने भी देती है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स को ही, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की अनुमति देती है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। It also prevents movement of some other materials। कुछ movements जो अंदर बाहर से अंदर जाना चाहते हैं, उनको भी जाने से रोक देती है, ओके। The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane, ओके। चूंकि ये सेल के अंदर कुछ ही चीज़ों को जाने देती है जो सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देती है, और ऐसे सारी चीज़ें जिनको परमिशन नहीं होती है, उनको अंदर जाने नहीं देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जा सकती हैं और कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही बाहर आ सकती हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, okay। How does the movement of substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर आने देता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल होता है एक बहुत ही बेहतरीन साइंस के प्रोसेस से, जिसका नाम है डिफ्यूज़न। पढ़ते हैं। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of substances from a region of high concentration to the region of where its concentration is low। तो ये जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, जिसके थ्रू कुछ सेल के सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बाहर आ सकते हैं। हम पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली में डिफ्यूज़न प्रोसेस है क्या।
देखिए, मान लेते हैं कि ये एक प्लेस है, एक बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स के अंदर कुछ सब्सटेंसेस रखे हैं। ओके, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सजा सजा कर बहुत अच्छे तरीके से इनके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और यही चीज़ें बॉक्स के बाहर भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स के अंदर जो सब्सटेंस है उसके लिए हाई प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन एरिया है, और बॉक्स के बाहर लो कंसंट्रेशन एरिया है। तो क्या होगा, साइंस प्रोसेस के थ्रू ये जो हाई कंसंट्रेशन एरिया में प्रेजेंट सब्सटेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करके बाहर आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग प्लेन पे चलते हैं, जब एरोप्लेन में चलते हैं तो क्या होता है, एरोप्लेन पे बैठते हैं, बैठने के बाद उनके सारे गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, और हम लोग ऊपर जब जाते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि ऊपर का, यानी कि जिस हाइट पे एरोप्लेन चलती है वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है, लो होता है। और जिस टाइम पे हम लोग एरोप्लेन पे बैठे हो उस टाइम पे उस एरोप्लेन के अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली उतना ही होगा जितना कि हमारे अर्थ में है। तो अंदर का एयर प्रेशर और उस कंडीशन में जब एरोप्लेन एक हाइट पे चल रही हो उस समय का एयर प्रेशर इन्वायरमेंट का चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जब अर्थ पे एरोप्लेन रहती है तब उसका एयर प्रेशर अंदर का और बाहर का दोनों का सेम होता है, लेकिन जैसे ही ये एरोप्लेन ऊपर चली जाती है हवा में तो बाहर का एयर प्रेशर कम हो जाता है और अंदर का एयर प्रेशर बहुत अधिक होता है। इस कंडीशन में अगर गेट खोल दिया जाए तो क्या होगा, सारा का सारा एयर बाहर की ओर ट्रैवल करना बहुत तेजी से शुरू कर देगा। कब तक ये ट्रैवल करेगा, तब तक ट्रैवल करेगा जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। बाहर का कंसंट्रेशन ऑफ एयर और अंदर का कंसंट्रेशन ऑफ एयर बराबर ना हो जाए तब तक वो ट्रैवल करेगा। इसी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, समझ में आया? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Something similar to this happens in cells when, for example, some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the concentration of carbon dioxide inside and outside the cell. इस प्रोसेस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ चीज़ों को अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जो ब्लू कलर की बबल्स हैं वो ऑक्सीजन की बबल्स हैं और जो ग्रे कलर की बबल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की बबल्स हैं। इस कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दिख रहे हैं सेल के अंदर वो बहुत अधिक है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन,
जैसे ही हम लोग बाहर के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं तो ये देखते हैं कि बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। देखिए बाहर में बबल्स बस इतने ही है कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन अंदर बबल्स बहुत ज़्यादा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक लो कंसंट्रेशन एरिया और एक हाई कंसंट्रेशन एरिया क्रिएट हो रहा है। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लो हाई कंसंट्रेशन एरिया है और बाहर लो कंसंट्रेशन एरिया है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंडीशन में डिफ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। कब तक ट्रैवल करेगा, तब तक ट्रैवल करेगा जब तक बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम नहीं हो जाता। ठीक वही चीज़, सेम कंडीशन हमारे ऑक्सीजन के साथ भी होता है। ऑक्सीजन को किस कलर से दर्शाया गया है, ब्लू कलर से। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का अंदर का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है। देखिए बस 3 बबल दिख रहे हैं, है ना, जबकि सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन के लिए सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लो हो जाता है और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का सेल के बाहर का कंसंट्रेशन हाई होता है, वो लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ ट्रैवल करने लग जाता है। और कब तक ट्रैवल करता है, तब तक ट्रैवल करता है जब तक कि नंबर ऑफ बबल्स लगभग बाहर और अंदर सेम ना हो जाए, यानी कि कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों इक्वल ना हो जाए। इसी कंडीशन को, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। ओके, तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस समझ में आ गया सबको। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्नैपशॉट मैं दिखा देता हूँ जिसमें ये मूवमेंट हो गई है। देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से बराबर हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में ज़्यादा था, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स अधिक थे, वो बाहर की तरफ ट्रैवल कर गए और अगले स्टेप के कंसंट्रेशन में, अगले स्टेप में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर था वो अंदर की ओर ट्रैवल कर गया, है ना। तो इसमें 2 मूवमेंट हुआ, एक तो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया और बाहर का ऑक्सीजन अंदर चला गया। ये क्या हुआ, CO2 बाहर आया और O2 अंदर चला गया। और इसको परमिशन कौन दे रहा है अंदर और बाहर जाने के लिए, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion. कैसे एंटर करता है मैंने समझा दिया था। When the level of concentration of O2 inside the cell decreases, thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between cells as well as the cell and its external environment. जैसा कि मैंने अच्छी तरीके से समझाया कि डिफ्यूज़न इस प्रोसेस में बहुत बहुत मदद करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर और ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर ट्रैवल करते हैं। इस कंडीशन में देखिए ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन अंदर चला गया लो कंसंट्रेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से बाहर आ गया लो कंसंट्रेशन में। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब तो हम लोगों ने ये जान लिया कि CO2 और O2 का एक्सचेंज सेल में कैसे होता है।
वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस में होता है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि सिर्फ CO2 और O2 ही ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं या फिर कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो ये प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। देखिए, वाटर, हमारे सेल को वाटर की भी ज़रूरत होती है और वो भी लगभग इसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. ये osmosis क्या है? ऑस्मोसिस कुछ भी नहीं है। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का ही एक प्रोसेस है। जब दूसरी चीज़ों की मूवमेंट लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो होगा तो वो डिफ्यूज़न कहलाएगा। सीधी सी बात है। यही प्रोसेस अगर वाटर के साथ होता है, जब वाटर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया में ट्रैवल करते हैं तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका मतलब अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस वाटर के साथ हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब एक बात और ध्यान से समझिए, वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, जैसे कि चीनी, नमक, जो भी सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और वाटर के थिकनेस को मोटा और पतला भी कर देती है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस का जो अमाउंट है या फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस का जो स्पीड है या फिर किस अमाउंट में ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा वो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व्ड है वाटर के अंदर। इसको हम लोग आगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium is reached. ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर। जो दो साइड्स होती है, तराजू होता है ना, तराजू का दोनों पलड़ा जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व्ड इन वाटर को, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर कैसे इफेक्ट करता है द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व्ड इन वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग तीन केसेस को मेनली पढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। यहाँ पे दो सॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। पहला है शुगर सॉल्यूशन और दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम लोग वाटर के एक सॉल्यूशन में डाल दें जिसमें कि या तो सॉल्ट है या तो शुगर है डिजॉल्व फॉर्म में, तो उस सेल के साथ क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तीन चीजें हो सकती है। ये तीन केसेस क्या है? इफ फर्स्ट केस, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration then the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ओके। इसमें वाटर
का सॉल्यूशन है। ओके, इसके अंदर एक सेल रख दिया गया। इस सेल में वाटर का जो सॉल्यूशन है वो कुछ ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली लो है बाहर के कंपैरिजन में। बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर के मॉलिक्यूल्स से अधिक है। ओके, तो ये दो केस है, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में क्या होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा थिक है, यानी कि बाहर के सॉल्यूशन में जो उसके जो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत अधिक है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। इस कंडीशन में क्या होगा, बाहर के सब्सटेंसेस अंदर ट्रैवल करना शुरू करेंगे, यानी कि पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा। कब तक भरेगा, तब तक भरेगा जब बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, जिसमें तब तक मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर लिया जाए। तो ये हो गया पहला केस। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर ये कंसंट्रेशन वाटर में जो है थोड़ा लो है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अंदर का जो वाटर है वो बाहर की ओर ट्रैवल करेगा, और कब तक ट्रैवल करेगा, तब तक ट्रैवल करेगा जब तक कि बाहर का कंडीशन अंदर के कंडीशन के बराबर नहीं हो जाता, और इसी प्रोसेस को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। तो देखिए, ये दो केसेस मैंने आपको अभी समझाया, ये दो केसेस यहाँ पे है। इफ द मीडियम surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is the water enters the cell is likely to swell up. तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होने के कारण, बाहर के वाटर का कंसंट्रेशन हाई होने के कारण सेल के अंदर वाटर जाएगा। जैसे ही वाटर जाएगा सेल के अंदर तो क्या होगा, ये स्वेल अप हो जाएगा। रेजिन्स का मतलब समझते हैं आप लोग, रेजिन्स हम लोग किशमिश को कहते हैं, होता है ना किशमिश। किशमिश जब सूखा होता है तब उसे हम लोग अगर पानी के अंदर डाल दें तो कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद वो जो सूखा हुआ सा किशमिश था वो स्वेलअप हो जाता है। स्वेलअप होके क्या होता है, बाहर का जो पानी होता है वो उसके अंदर चला जाता है। इस कंडीशन को ही हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन बोलते हैं, है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सेल, मान लेते हैं रेजिन एक सेल है, तो रेजिन के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन था वो उस समय बहुत कम था एज कंपेयर टू आउटसाइड। जब हम लोग उसको पानी के अंदर डाले थे तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो वाटर का मॉलिक्यूल्स अंदर ट्रैवल किया, और ट्रैवल करके वो रेजिन स्वेलअप हो गया, और स्वेलअप होके बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होके इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आ रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइपोटोनिक।
और दूसरे कंडीशन के बारे में मैंने अभी तुरंत समझाया, इफ द मीडियम हैज तीसरे कंडीशन के बारे में मैंने समझाया था, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन टू वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. तीसरे कंडीशन में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में हम लोग जाएंगे, अभी पहले फर्स्ट एंड थर्ड को समझ लेते हैं, तब सेकेंड वाला कंडीशन समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, वो जो स्वेल्ड अप रेजिन था, उस स्वेल्ड अप रेजिन को हम लोग पानी से निकाल के बाहर रख देते हैं। तो अभी स्वेल्ड अप रेजिन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, पानी तो भरा हुआ है ना अंदर, उसको हम लोग बाहर रख देते हैं। बाहर में वाटर कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, वो बस वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर में प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। अब क्या होगा, वो वाटर लूज करना शुरू कर देगा, रेजिन धीरे धीरे लूज करते हुए वो वापस पहले वाले कंडीशन में आ जाएगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बाहर और अंदर सेम हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, दो केसेस पढ़ा, एक केसेस पहला है हाइपो और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हाइपर। हाइपो में क्या होता है, जब रेजिन को पानी के अंदर डालते हैं तो स्वेल अप हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और जब हम लोग रेजिन को बाहर निकाल देते हैं तो वापस वो अपने कंडीशन में आ जाता है। यानी कि पहले तो पानी अंदर गया तो उसे हम लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला, जब पानी बाहर आ गया तो उसे हम लोगों ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा। अब देखते हैं सेकंड वाला। एक में क्या था कि कंसंट्रेशन अंदर कम था पानी का और बाहर ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि हायर टू लोअर ट्रैवल किया ऑस्मोसिस के थ्रू। और दूसरे में ये था कि बाहर कम था और अंदर अधिक था, यानी कि अधिक से कम की तरफ, हायर टू लोअर, स्वेल्ड अप रेजिन वापस से सूख गया, अंदर का सारा पानी बाहर निकल गया ऑस्मोसिस प्रोसेस से। दूसरे में क्या होता है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. अब अगर ऐसे कंडीशन में हम लोग रख देते हैं जिस कंडीशन में अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो क्या होगा, ना तो अंदर से कोई बाहर, ना तो बाहर से कोई अंदर। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं उतने मॉलिक्यूल्स अंदर भी चले जाते हैं, तो ओवरऑल नेट मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो। ओवरऑल नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, पहला हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है सेल के, जिनको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आराम से रेजिन वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप घर पे करके देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दस, ऑस्मोसिस इज a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ऑस्मोसिस भी एक
डिफ्यूज़न का ही प्रोसेस है, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर उस कंडीशन में जाते हैं जिस कंडीशन में हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन क्रिएट होता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। द सेम एक्टिविटी एग के साथ भी किया जाता है या फिर रेजिन्स के साथ भी किया जा सकता है। ऑस्मोसिस आप एग के साथ भी कर सकते हैं। तो ये आप ये एक्टिविटी पढ़ें और करने की कोशिश करें घर में। ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और साथ में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल न्यूक्लियस। ओके, कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस कंप्लीट कर दूँ। ओके, इस क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी, दो इम्पॉर्टेंट पढ़े हमने एक डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस ही होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ही होता है, लेकिन उस केस में जिस केस में वाटर इन्वॉल्व्ड हो। और बाकी डिफ्यूज़न के बारे में मैंने समझा ही दिया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरी पिछले क्लास की वीडियो ज़रूर देखें। साथ में इस क्लास के वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ ना आए तब तक देखते जाएं। हर एक पॉइंट को मैंने क्लियरली समझा करके विथ एग्जाम्पल क्लियर किया है। तो गो थ्रू माई वीडियो once, twice, thrice, as many times you want, and make your concept very crystal clear, as this is the most important chapter of your syllabus of biology. Okay, thank you my friends.